हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हमारा मेन फोकस अकाउंटेंसी के पार्ट बी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा। बिकॉज आप सभी स्टूडेंट हमारे एनपीओ और पार्टनरशिप के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखने के बाद ये कमेंट कर रहे थे कि सर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करो। तो आज हम बाकी के सारे चैप्टर यानी कि कंपनी अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी यानी बाकी के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और उन चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को देखने के बाद आपके अकाउंटेंसी के एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आय व्यय खाता होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लिसन। एनपीओ में हम 3 अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि जो आय व्यय खाता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि वो नाम मात्र खाता होता है। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि नॉमिनल अकाउंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वसीयत को मानना चाहिए। लीगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। तो लीगेसी को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वसीयत को दायित्व मानना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं, यानी कि द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज टर्म्ड एज। तो जब लायबिलिटी पर एसेट की अधिकता हो जाए, जब एसेट ज़्यादा हो जाए तो उसे कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैपिटल फंड। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को पूंजी निधि कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान है। फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम पेड इज। तो ऑनरेरियम जो सेक्रेटरी वगैरह को पेड किया जाता है वो एक एनपीओ के लिए, एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए एक एक्सपेंस होता है, वो व्यय होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यय। फॉर अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनरेरियम पेड इज एन एक्सपेंस। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्पष्टतया कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज। तो एंट्रेंस फी को रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, इसे आयगत आय माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि यदि स्पष्टतया कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को आयगत आय माना जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा लाभ का विनियोजन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाभ का नियोजन है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजी पर ब्याज। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawal are not mentioned, interest on drawing is charged। तो जब ये ना दिया हो कि ड्राइंग को हम लोग कब विड्रॉ कर रहे हैं तो उस केस में ड्राइंग पर इंटरेस्ट 6 महीने के लिए चार्ज किया जाता है। ठीक है, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 मंथ। जब आहरण का समय ना दिया हो तो आहरण पर 6 महीने के लिए ब्याज लगाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है, साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। तो देखो, अकाउंट को 2 तरह से प्रिपेयर किया जाता है, फिक्स्ड बेसिस पे और फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे। फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे हम सिर्फ एक अकाउंट को ही प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फिक्स्ड बेसिस पे हम 2 अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर पूंजी और चालू खाते खोले जाते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदार हकदार नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव। तो जब किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो पार्टनर्स को ना ही सैलरी मिलती है, ना ही कमीशन मिलता है और ना ही कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। साझेदारी सल्ले के अभाव में साझेदार ना ही वेतन पाने के हकदार है, ना ही कमीशन पाने के और ना ही पूंजी पर ब्याज पाने के हकदार हैं। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज। तो ये एक एप्रोप्रिएशन है, ये क्या है? ये विनियोजन है। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज विनियोजन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारों के आहरण पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज। तो देखो, ड्राइंग जब कोई भी पार्टनर जब फर्म से पैसे निकालता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। विड्रॉवल ऑफ मनी इज नॉन एज ड्राइंग। अब उस ड्राइंग पे जब वो फर्म इंटरेस्ट चार्ज करे तो उस पार्टनर को पैसे देने पड़ते हैं फर्म को, तो इसलिए ये प्रॉफिट टू बिजनेस यानी कि व्यवसाय के लिए लाभ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर इज अ प्रॉफिट टू बिजनेस। ठीक है,
अब 12 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, तो वो एक एजेंट का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एन एजेंट है। साझेदारों का दायित्व होता है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज, तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदारी का लेखा करने पर होगा। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रिजल्ट इन, तो जब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उस केस में अगर हम किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं तो जितने भी एक्सिस्टिंग पार्टनर हैं उन्हें लॉस सहना पड़ता है। सिंपल सी बात है, जब हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो जितने भी एक्सिस्टिंग पार्टनर उन्हें गेन होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ऑन रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी देन इट विल रिजल्ट इनटू द लॉस टू द एक्सिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्तमान साझेदार को हानि। अब मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर, तो देखो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को तब प्रिपेयर करते हैं जब पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने पर जो भी बैलेंस निकल कर आता है, चाहे वो प्रॉफिट हो और या फिर लॉस हो, उन्हें ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो हर एक पॉइंट को आप लोग अपने दिमाग में नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। जनरली द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः लाभ का विनियोजन मानना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, एक संपत्ति जो काल्पनिक नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है और उसका वसूली मूल्य होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वैसा एसेट जिसे हम लोग छू नहीं सकते, जिसे हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है उसे हम लोग गुडविल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ख्याति। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड, तो अभी मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि ख्याति। 90 नंबर क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने पर पुराने साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। तो देखो, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में इंटर करता है तो वो जो पुराने पार्टनर्स थे उनसे कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो रिसीव करता है। अब जिस रेशियो में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को रिसीव करता है पुराने पार्टनर से, उसी रेशियो में वो उन्हें प्रीमियम पे करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक है। द एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाभ होता है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट से ज़्यादा क्रेडिट हो जाता है तो उसे लाभ कहते हैं, वो लाभ होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार की गई चिट्ठी में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है। तो एक न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद जितने भी एसेट और लायबिलिटी होते हैं उन्हें उनके रिवैल्यूड फिगर पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर। देखो, इस वीडियो में हमें बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है और सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं सारे क्वेश्चन के सिर्फ आंसर को बताऊंगा, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय पर अनिवार्यतः मूल्यांकित किया जाता है? तो किसी भी पार्टनर के एडमिशन के टाइम गुडविल को कंपलसरी रिवैल्यू किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ख्याति। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार की अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति की पूरी राशि किसके खाते में क्रेडिट की जा सकती है? तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का जो फुल अमाउंट होता है उसे सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी साझेदारों की। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को वहन किया जाता है। तो जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं और उसे जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं उन्हें सभी पार्टनर, यानी कि सभी पार्टनर को वहन करना पड़ता है, क्योंकि वो सभी पार्टनर उस प्रॉफिट या लॉस के हिस्सा रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल पार्टनर। 25 नंबर क्वेश्चन है, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। द अमाउंट ड्यू टू द डिसीज्ड पार्टनर इज पेड टू, तो जब कोई पार्टनर मतलब मर जाता है तो उसको जो राशि पे करनी पड़ती है फर्म को
तो वो फर्म उनके लीगल आयर यानी कि कानूनी उत्तराधिकारी को पे करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कानूनी उत्तराधिकारी को। 26 नंबर क्वेश्चन है, जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ले ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे। तो जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है तो उस केस में इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट को हम कब प्रिपेयर करते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व किया जाता है। तो अब 27 नंबर क्वेश्चन है, संपत्तियों के विक्रय से वसूल हुई रकम अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन। तो जब एसेट को सेल करते हैं तो जितना भी अमाउंट हमें मिलता है उस अमाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। बहुत ही क्वेश्चन है। पार्टनरशिप फर्म के सबसे लास्ट में जो हम अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का नाम है कैश और बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोकड़ या बैंक खाता। 29 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन की दशा में वसूली खाते को डेबिट किया जाता है। तो जब पार्टनरशिप हमको डिजॉल्व करते हैं तो उस टाइम जितने भी एसेट को बेचना है सारे एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑल एसेट टू बी रियलाइज, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन के समय कृषि संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। तो देखो, जब पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व किया जाता है तो जितने भी फिक्टिटियस एसेट होते हैं उन्हें सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 समापन व्ययों का भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा। सिंपल सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वसूली खाता को डेबिट कर दिया जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो देखो, जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्रेडिटर यानी कि लेनदारों को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करते हैं। ये एक लायबिलिटी है, तो इसे हम लोग कहाँ शो करेंगे, इसे हम लोग करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो अब 33 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर वसूली खाते की हानि को किस खाते में डेबिट किया जाता है। तो जब पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी लॉस होते हैं उन्हें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते में। तो पार्ट ए के 33 क्वेश्चन को ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले थे। अब स्टार्ट होने वाला है पार्ट बी, जहां हम कंपनी अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, मतलब बाकी के सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समता सुधारी कंपनी के होते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के रियल ऑनर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वामी, ठीक है। अब 35 नंबर क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो देखो, फॉरफिटेड शेयर के री इशू करने पर उसका जो बैलेंस होता है उसे हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूंजी संचय खाते में। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर अधिमूल्य को आर्थिक चिट्ठी के किस पक्ष में दिखाया जाता है। तो जब हम इशू मतलब शेयर को इशू करते हैं प्रीमियम पर, तो हम प्रीमियम को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दायित्व। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है। तो टेबल एफ के अनुसार कॉल इन एडवांस पर जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12% पर एनम। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12% पर एनम, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधिकृत पूंजी। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा प्रलेख निर्गत किया जाता है। तो देखो, शेयर को इशू करने से पहले जिस डॉक्यूमेंट को इशू किया जाता है उस डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोस्पेक्टस यानी कि परविवरण पत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोस्पेक्टस। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम खाते को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट के रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर शो किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संचय तथा आधिक्य। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के दायित्व में जोड़े जाने वाली पूंजी कहलाती है। तो कंपनी के लायबिलिटी साइड में जिस कैपिटल को इंक्लूड किया जाता है उस कैपिटल का नाम है पेड अप कैपिटल यानी कि ऑप्शन नंबर डी चुकता पूंजी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेड अप कैपिटल। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, यदि अंशों के पुनर्निर्गमन पर हानि जब्त की गई राशि से कम हो तो अधिशेष या लाभ हस्तांतरित किया जाता है। तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूंजी संचय में, ठीक है। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों पर ब्याज होता है डिबेंचर कैरिड इंटरेस्ट एट। तो जो डिबेंचर है उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निश्चित दर। अब 44 नंबर क्वेश्चन है,
कंपनी के लिए अधिमूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन है। फॉर अ कंपनी इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम इज, तो ये उसके लिए कैपिटल गेन होता है यानी कि पूंजीगत लाभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूंजीगत लाभ। देखो सारे क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप थोड़े से पढ़े अगर हुए होंगे इन सारे चैप्टर को तो आप अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन अभी मैंने करवाए सारे क्वेश्चन को ऐसा नहीं आप वीडियो देख रहे हो फिर आप भूल जाओ, सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, आप रिवाइज करते रहो प्लीज। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर अधिलाभ को आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। तो जब डिवेंचर को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं तो उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दायित्व पक्ष में। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ अ डिवेंचर इज ए पर्सनल अकाउंट, ठीक है, वो व्यक्तिगत खाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्तिगत खाता, दैट इज पर्सनल अकाउंट। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, स्थिति विवरण है यानी कि बैलेंस शीट इज। तो देखो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच एनालाइज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, वो एक विवरण है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विवरण। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, लाभ एवं हानि विवरण को भी कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट यानी कि आय विवरण। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, पेटेंट एवं कॉपीराइट किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो पेटेंट एंड कॉपीराइट को हम गुडविल की तरह ही छू नहीं सकते, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं यानी कि अमूर्त संपत्तियां होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, संचालन अनुपात है यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो इज। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो यानी कि लाभदायकता अनुपात। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 51 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक एवं बाहरी स्वामित्व के मध्य एक संतोषजनक अनुपात है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी के बीच जो सेटिस्फैक्ट्री रेशियो है, जो संतोषजनक अनुपात है, वो है 2:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2:1। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, तरल संपत्तियों में शामिल होता है लिक्विड एसेट इंक्लूड। तो लिक्विड एसेट के अंतर्गत बिल रिसीवेबल, डेप्टर्स, कैश, ये तीनों आते हैं, ये तीनों लिक्विड एसेट होते हैं यानी कि तरल संपत्तियां होते हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ एबव। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। तो देखो रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेज एंड वेजेज ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन यानी कि मशीन की बिक्री पर हानि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मशीन विक्रय पर हानि। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया संचालन क्रिया के अंतर्गत आती है, विच एक्टिविटी कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश सेल्स कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नगद बिक्री। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़मद नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम। तो देखो डिक्रीज इन डेप्टर्स, इशू ऑफ डिवेंचर एंड डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, दिस ऑल आर नॉन कैश आइटम। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन ऑफ दिस, बिकॉज क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, कैश सेल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड परचेज ऑफ डिवेंचर्स। इनमें से इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कम्स अंडर फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी कि समतांशों का निर्गमन वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, नगद बिक्री है कैश सेलिज। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैश सेलिज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परिचालन क्रिया। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो। तो देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इश्यू ऑफ डिवेंचर और सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, इन सबको सेल करने पर हमें जो है कैश वो आता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट को खरीदने पर यानी कि ऑप्शन नंबर बी परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट करने पर हमारा जो कैश है वो आउटफ्लो होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। तो स्थायी संपत्ति का क्रय रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। और 59 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों में शामिल होता है फिक्स्ड एसेट इंक्लूड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मशीनरी जो है वो फिक्स्ड एसेट होता है, ठीक है। अब देखो अब 60 नंबर क्वेश्चन है, लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है, व्हाट डज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो टेक्स इनटू अकाउंट। तो ये क्वेश्चन तो 2021 के मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से करना, ठीक है, ताकि मुझे ही पता चले कि हमारे कौन से व्यूअर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, साधारणतः ऋण पत्र होते हैं। तो ऑर्डिनली यानी कि आमतौर पर जो डिवेंचर होते हैं वो सुरक्षित होते हैं, वो सिक्योर होते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्योर्ड।
अब 62 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का हरण किया जा सकता है, शेयर कैन बी फॉरफिटेड। तो जब कॉल मनी के पैसे को पे नहीं किया जाए तो उस केस में जो शेयर होते हैं उन्हें फॉरफिट यानी कि हरण किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मांग राशि के भुगतान ना करने पर, दैट इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। फिर क्वेश्चन नंबर 63 है, बैंक से किए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किए जाने पर किस खाते को डेबिट किया जाएगा। इन केस ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम द बैंक विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो इस केस में डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट यानी कि ऋण पत्र उन्नति खाता को डेबिट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण होते हैं यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड फैक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलेखित तथ्य। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज, यानी कि क्षैतिज विश्लेषण माना जाता है। तो क्षैतिज विश्लेषण को हम गतिशील विश्लेषण भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायनेमिक एनालिसिस। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट रिफर टू दैट पॉइंट वेयर, तो ये तो हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, ब्रेक इवन पॉइंट रिफर टू द पॉइंट वेयर टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल। जब टोटल कॉस्ट टोटल सेल के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। अब 67 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का रोकड़ में निर्गमन है, यानी कि इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश इज, तो इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय क्रियाएं। फिर 68 नंबर क्वेश्चन है, संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना के समय निम्न को शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है, फॉलोइंग इज एडेड इन नेट प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करते टाइम नेट प्रॉफिट में डिक्रीज इन स्टॉक यानी कि रहतिया में कमी को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिक्रीज इन स्टॉक। अब 69 नंबर क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण कर नियोजन के लिए उपयोगी है, एन एनालिसिस ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल फॉर विच प्लानिंग। तो कैश फ्लो की एनालिसिस शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए यूजफुल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्पकालीन। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, अंश का आवंटन खाता है, यानी कि अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट इज, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, ये व्यक्तिगत खाता होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यक्तिगत खाता। अब 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये वाला समता अंश 12 रुपये में निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो देखो, जो हमारा इक्विटी शेयर था उसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, लेकिन उसे इशू किया गया है 12 रुपीज़ में, यानी कि जो 2 रुपये है वो प्रीमियम पे इशू किया गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिमूल्य पर निर्गमन, यानी कि इसे इशूड प्रीमियम पे इशू किया गया है। ठीक है, अब 72 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, इनमें से कंपनी की पंजीकृत पूंजी कौन सी है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अधिकृत पूंजी। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, तो डिविडेंड्स इशूड कैपिटल पे पे किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्गमित पूंजी। अब 74 नंबर क्वेश्चन है, यदि विक्रेताओं को 1,20,000 की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल में 1 लाख के पूर्णदत्त अंश निर्गमित किए जाएं तो शेष 20,000 जमा किए जाएंगे। तो ये जो 20,000 है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लाभ हानि खाते में। अब 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये वाला अंश जिसका 8 रुपये अयाचित है और 6 रुपये प्रदत्त है जब्त कर लिया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाना चाहिए। इफ अ शेयर ऑफ 10 रुपीज ऑन विच 8 रुपीज हैड बीन कॉल्ड एंड 6 रुपीज इज पेड इज फोरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विथ, बहुत ही क्वेश्चन है, 8 रुपये से ही हम डेबिट कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 रुपीज़। ये सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से, अगर आपने एक बार थोड़े से भी चैप्टर को पढ़ लिया आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे स्टार्ट में आपको सिर्फ लगेगा कि ये लैंग्वेज थोड़ा हार्ड है, लेकिन एक बार आप इसे पढ़ लोगे आप अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 76 है, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। व्हेन शेयर्स आर फोरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो इट इज डेबिटेड विद कॉल ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर यानी कि अंशों के याचित मूल्य से। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉल ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। अब क्वेश्चन नंबर 77 है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, तो इट रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ पेड अप कैपिटल यानी कि चुकता पूंजी जो है वो घट जाती है फॉरफीचर ऑफ शेयर होने से, यानी कि अंशों के हरण होने से। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 78 नंबर क्वेश्चन है, अंश हरण खाते को चिट्ठे में दिखाया जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को बैलेंस शीट में हम
पेड अप कैपिटल के साथ शो करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुकता पूंजी के साथ अंशहरण खाते को दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 79 है, ऋण पत्र का प्रतिफल है कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज, तो कंसिडरेशन ऑफ डिवेंचर इज प्रॉफिट एंड कंसिडरेशन ऑफ शेयर इज डिविडेंड। ठीक है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 80 है, ऋण पत्र जो मात्र सुपुर्द कर देने पर हस्तांतरित हो जाते हैं कहे जाते हैं डिवेंचर्स विच आर ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड, तो वैसे डिवेंचर्स जिन्हें बस हम दे देते हैं, जब हम सुपुर्द कर देते हैं किसी को तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग बियरर डिवेंचर, यानी कि वाहक ऋण पत्र। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बियरर डिवेंचर। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो देखो जो डिवेंचर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं और इसके साथ ही वो सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको बैलेंस शीट के लॉन्ग टर्म लोन के हेड में दिखाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीर्घकालीन ऋण। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, डिवेंचर कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ, तो इट कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ कैपिटल, कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल्सो कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रोविजन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 83 है, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज अ पर्सनल अकाउंट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम व्यक्तिगत खाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द ना किया जाता है तो यह, तो जब हम डिवेंचर को ओपन मार्केट से परचेज करते हैं और उसे हम कैंसिल ना करें तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। वो हमारे लिए क्या होता है? वो हमारे लिए होता है निवेश। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निवेश और इन्वेस्टमेंट। अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 85 है, ऋण पत्रों के शोधन के लिए स्रोत है, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के फाइनेंस के स्रोत कौन कौन से हैं? फर्स्ट, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, सेकंड, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड थर्ड, नए अंशों ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन नंबर 86 है, चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, द टर्म करेंट एसेट डोंट इंक्लूड। तो स्टॉक और डेप्टर ये दोनों करेंट एसेट होते हैं, लेकिन कार करेंट एसेट नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी के स्थिति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा के प्रावधान के तहत तैयार किए जाते हैं? अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड। तो देखो अंडर द सेक्शन 129 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज प्रिपेयर्ड। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 129। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता अंडर 129 सेक्शन ऑफ द कंपनी एक्ट डैश, यानी कि अब हमसे ईयर पूछा जाता तो आप आंसर कर सकते थे 2013। ठीक है, तो इस तरह से आप न्यू क्वेश्चन खुद बनाकर भी आंसर कर सकते हो। फिर अब क्वेश्चन नंबर 88 है, समान आकार विवरण में आय विवरण के किस्मत की प्रतिशत में गणना की जाती है। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में टोटल प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल लाभ। अब क्वेश्चन नंबर 89 है, वित्तीय विश्लेषण के लिए उपकरण सामान्यतः प्रयुक्त हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस आर, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट यानी कि तुलनात्मक विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट यानी कि सामान्य आकार वितरण, एंड अकाउंटिंग रेशियो यानी कि लेखांकन अनुपात। इन तीनों को फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात है द आइडियल करेंट रेशियो इज, तो एन आइडियल करेंट रेशियो इज 2:1। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2:1। अब क्वेश्चन नंबर 91 है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आर्थिक चिट्ठा, लाभानी खाता और अतिरिक्त सूचनाएं, इन तीनों की मदद से रोकड़ प्रवाह विवरण को तैयार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 92 है, लेखांकन मानक 3 संबंध रखता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज रिलेटेड टू, तो इट इज रिलेटेड विद कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि रोकड़ प्रवाह। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, ऋण पत्रधारी हैं यानी कि डिवेंचर होल्डर्स आर, तो डिवेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यानी कि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहता शेयर होल्डर्स आर, तो शेयर होल्डर्स कंपनी के स्वामी होते हैं, तो उस केस में इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑनर ऑफ द कंपनी। ठीक है,
अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 94 है, वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट रहते हैं। इसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं होता, ठीक है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी निर्गमित कर सकती है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट अ कंपनी कैन इश्यू, तो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर इन दोनों को इशू कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समता अंश और पूर्वाधिकारी अंश। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, समता अंशधारी होते हैं यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स आर, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ऑनर ऑफ द कंपनी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपनी के स्वामी। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी अधिनियम की निम्न धारा के प्रावधानों के अंतर्गत बट्टे पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो कंपनी एक्ट के धारा 79 के अंतर्गत कोई कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 79। अब क्वेश्चन नंबर 98 है, कंपनी के अंशधारी प्राप्त करते हैं शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी गेट, तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं यानी कि जो शेयर परचेज करते हैं उन्हें डिविडेंड रिसीव होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाभांश। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के पार्ट 1 और शेड्यूल 6 के तहत एक कंपनी अपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 6। अब क्वेश्चन नंबर 100 है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, जब्त अंश खाता का शेष उनके पुनः जारी होने के बाद हस्तांतरित कर दिए जाते हैं, यानी कि फॉरफिटेड शेयर को फिर से इशू करने पर उनका जो बैलेंस होता है उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो उन्हें कैपिटल रिजर्व यानी कि संचित पूंजी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैपिटल रिजर्व। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह अकाउंट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो चाहिए हो तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो पे अच्छे रिस्पॉन्स पर हम नेक्स्ट वीडियो जल्द अपलोड करेंगे।